आप सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे, अपनी पिछली कक्षाओं में हमने देखा था औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जानकारी हम कर रहे थे और हमने औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत चीनी शुगर उद्योग, शुगर इंडस्ट्री तक का हमने देख लिया था, चीनी उद्योग तक की हमने बात कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे सीमेंट उद्योग की, क्योंकि सीमेंट उद्योग भी भारत में एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में एक प्रकार से देखें तो स्थापित रहा है और लगातार इस उद्योग में इस क्षेत्र का विकास भी हो रहा है। इस क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में भारत के इसका प्रसार भी देखने को मिल रहा है। तो बात आती है सीमेंट उद्योग। तो सबसे पहले यदि हम जब सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहली कंपनी कब स्थापित की गई। तो सीमेंट की जो पहली कंपनी भारत में स्थापित की गई, यदि हम उसकी बात करें तो वो तो वर्ष है 1904, जब भारत में सीमेंट की पहली आधुनिक एक प्रकार से कह लीजिए इकाई लगाई गई। अब भारत में सीमेंट की पहली आधुनिक इकाई जो लगाई गई वो 1904 में लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये असफल रहा था, ये सफल नहीं रहा था। और यदि हम बात करें वैश्विक स्तर पर जो सीमेंट निर्माण की बात होती है, सीमेंट उद्योग की बात होती है, इसकी पहली इकाई कब लगाई गई, तो ये लगाई गई थी 1824 ईस्वी में। तो वैश्विक स्तर पर पहला जो कारखाना लगाया गया था वो ब्रिटेन में लगाया गया था और इसका जो नाम रखा गया था ये था आपका पोर्टलैंड नामक स्थान पे लगाया गया था। और इसी के नाम के आधार पे जो यहाँ से सीमेंट का निर्माण होता था उसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से हम जानते थे। तो वैश्विक स्तर पर सीमेंट से संबंधित जो पहला कारखाना लगाया गया वो वर्ष 1824 में लगाया गया, ब्रिटेन में लगाया गया। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में वर्ष 1904 में पहला कारखाना लगाया गया, लेकिन यह असफल रहा था। कहाँ पर लगाया गया था? चेन्नई में लगाया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें कि सफल कारखाना कहाँ पे लगाया गया, तो 1912 और 13 के वर्षों में, सन 1912 और 13 के बीच में ये कारखाना स्थापित किया गया और यह पोरबंदर में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? पोरबंदर में लगाया गया। पोरबंदर गुजरात में ये कारखाना स्थापित किया गया और इसका जो नाम था वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका नाम था इंडियन सीमेंट लिमिटेड। इंडियन सीमेंट लिमिटेड का ये कारखाना था, ठीक है। इंडियन सीमेंट लिमिटेड का ये कारखाना था जिसको यहाँ पर स्थापित किया गया पोरबंदर में, और ये भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना था सीमेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो भारत में लगातार सीमेंट के क्षेत्र में कार्य होते रहे, सीमेंट से संबंधित कारखाने स्थापित किए जाते रहे। और विश्व युद्ध के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो कारखाने तो राजस्थान में लगाए गए, जिनमें था लाखेरी बूंदी नामक स्थान था राजस्थान में। दूसरा स्थान आपको देखने को मिलता है, जो देखने को मिला वो था कटनी। तो लाखेरी बूंदी और कटनी मध्य प्रदेश, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ कारखाने सीमेंट के लगाए गए, जिनमें से लाखेरी बूंदी ये आपका था राजस्थान में, और कटनी में मध्य प्रदेश का जो स्थान है कटनी में भी एक कारखाना इस समय लगाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये इस तरह से ये कार्यकाल लगातार चलता रहा, लगातार समय बीतता गया और वर्ष 1934 के समय, कब? वर्ष 1934 में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सीमेंट उद्योग को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए वर्ष 1934 में एक ACC आपने सुना होगा, ACC सीमेंट आपने सुना होगा। तो ACC नामक एक कंपनी की स्थापना की गई। इसका क्या नाम था? इसका नाम था एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। और इसकी जो स्थापना की गई, इसका उद्देश्य था कि सीमेंट उद्योग को भारत में बढ़ावा देना, किस प्रकार से हम सीमेंट इंडस्ट्री को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रसार कर सकते हैं। और उसके लिए वर्ष 19 यदि हम देखें तो ACC की जो फैक्ट्री लगी वो 1934 में लगी और एक संस्था भी बनाई गई जिसको एसोसिएट सीमेंट्स के नाम से जानते हैं, एसोसिएट सीमेंट्स के कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और ACC के नाम से भी सीमेंट आता रहा है, जो इसी कंपनी का उत्पाद माना जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है तो इसमें कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो कच्चे माल के रूप में पहला तो आपका चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है, दूसरा जिप्सम प्रयोग किया जाता है,
और तीसरा महत्वपूर्ण है कोयला। तो ये 3 महत्वपूर्ण आधारभूत घटक हैं जिनसे सीमेंट बनाया जाता है। और जब आप सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो इनका संकेंद्रण भी आप उन्हीं क्षेत्रों में देखने को पाएंगे जहां पर चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो, जहां पर कोयले की खदानें आसानी से उपलब्ध हो और जहां पे ताप विद्युत घर उपलब्ध हो। ताप विद्युत घर का मतलब क्या है? क्योंकि ताप विद्युत घर जो होते हैं जब उनमें कोयला जलाया जाता है तो उससे भारी मात्रा में राख निकलती है और वो जो राख होती है उसका भी प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो इसलिए जहां पर ये आधारभूत चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि सीमेंट इंडस्ट्री का संकेंद्रण ज्यादा होता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो झारखंड का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, जहां पर सीमेंट उद्योग से संबंधित कारखाने लगाए गए हैं और आज भी कार्यरत हैं। इसके बाद आता है आपका रासायनिक उर्वरक उद्योग। रासायनिक उर्वरक उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण आता है। इसके बाद रासायनिक उर्वरक उद्योग। अब जब हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योग की हम बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि बात हो रही है रासायनिक उर्वरकों को। तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से वैज्ञानिक कृषि की जा रही है, वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर या भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत में जिस तरह से वैज्ञानिक कृषि की जा रही है उसके पीछे, उस कृषि के सफलता के पीछे कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरक उद्योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो रासायनिक उर्वरक उद्योग जो है ये लगातार भारत में बढ़ रहे हैं, इसका प्रसार हो रहा है। और आप जानते हैं कि भारत में जब हरित क्रांति, आप देखते हैं कि हरित क्रांति के माध्यम से फसलों का उत्पादन बढ़ा था, तो हरित क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका रासायनिक उर्वरकों की थी और उसी के बाद से रासायनिक उर्वरक इंडस्ट्री भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रसार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी हरित क्रांति सफल हुई तो हरित क्रांति में जिस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था तो उसके बाद से रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इनकी मांग लगातार बढ़ती गई और इनकी मांग बढ़ने के कारण इनसे संगत जो उद्योग थे उनका प्रसार, उनकी स्थापना भारतीय क्षेत्र में, भारतीय भूभाग में हुई और आज रासायनिक उर्वरक उद्योग भारत के प्रमुख उद्योगों में या आप कह लीजिए सबसे नवीनतम उद्योगों में एक है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें कि सबसे पहला कारखाना कहां पे लगाया गया था तो भारत में सबसे पहला सुपर फॉस्फेट का कारखाना वर्ष 1906 में तमिलनाडु में लगाया गया था। वर्ष 1906 में सुपर फॉस्फेट का कारखाना तमिलनाडु में लगाया गया था। इसके बाद वर्ष 1944 में अगला कारखाना लगाया गया, ये आपके कर्नाटक में लगाया गया। और इसके बाद हरित क्रांति के बाद से यदि हम देखें तो भारत के लगभग सभी प्रदेशों में विशेषकर जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर उर्वरक संयंत्र लगाए गए हैं और भारी मात्रा में उर्वरकों की मांग बढ़ी है। उर्वरकों की मांग बढ़ने के कारण इनसे संगत जो भी उद्योग हैं वो इस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। तो इसके बाद आपका आ जाता है, आपने देख लिया उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण आपका आता है वो आपका आता है कागज उद्योग। कागज उद्योग, ठीक है। अब कागज उद्योग की बात करते हैं तो सबसे पहले कागज उद्योग की जब शुरुआत हुई थी, क्योंकि प्राचीन काल से ही कागज का प्रयोग होता आ रहा है, तो कागज उद्योग की जो प्राचीन काल से शुरुआत हुई थी वो कुटीर उद्योग के रूप में हुई थी। प्राचीन काल में जो कागज उद्योग था वो कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ था। अब कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ था, लेकिन आज के समय में, आज के आधुनिकीकरण की इस दौर में धीरे धीरे क्या हुआ कि कागज इंडस्ट्री से संबंधित लगातार आधुनिक कारखाने स्थापित किए जाते रहे हैं। और यदि हम बात करें कि पहला कारखाना, तो भारत में 1716 में पहला कारखाना, कागज का आधुनिक कारखाना स्थापित किया गया था। और जो 1716 में कारखाना स्थापित किया गया था ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। और 1716 के पहले कागज जो उद्योग था, यदि हम देखें कागज का जो निर्माण होता था, जहां पे कागज बनते थे, वो विशेषकर कुटीर उद्योगों से संबंधित थे। लेकिन वर्ष 1716 के बाद से इनका आधुनिकीकरण हुआ और इस क्षेत्र विशेष में भी कार्य होने लगे। यदि हम बात करें कि सबसे सफल कारखाना कागज उद्योग से संबंधित कहां
पे स्थापित किया गया भारत में, तो आती है बात वर्ष 1879 की, और ये कारखाना लखनऊ में स्थापित किया गया था। इसके बाद यदि हम देखें तो वर्ष 1881 में अगला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया, टीटागढ़ में स्थापित किया गया। और टीटागढ़ का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए एक फैक्ट्री का नाम, जिसका नाम है टीटागढ़ वैगन्स। और यदि आप समसामयिक संदर्भों में लगातार करंट अफेयर्स देखते रहे हैं तो निश्चित रूप से टीटागढ़ वैगन्स के बारे में आपको जानकारी होगी और आसानी से आप इनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको टीटागढ़ वैगन्स किस चीज़ की फैक्ट्री है और समसामयिक संदर्भों में ये क्यों चर्चा में रही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी चाहिए, क्योंकि इसको बहुत बार आपके समसामयिक संदर्भों में इसको कवर किया गया है। इसके बाद आपके आते हैं अगला जो महत्वपूर्ण है वो आपका आता है रेलवे उपकरण से संबंधित कारखाना। अब बात आती है रेलवे उपकरण से संबंधित कारखाना। तो रेलवे उपकरण से जो संबंधित कारखाने हैं इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे गए हैं। रेलवे से संबंधित कारखाने किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले इंजन का कारखाना होता है, रेल इंजन का कारखाना होता है। इसके बाद कोच होते हैं, कोच का कारखाना होता है। कोच के साथ पटरियां अलग बनती हैं, और पटरियों के साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे व्हील्स की जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे रेल कोच पहिए तैयार किए जाते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो जब रेलवे की हम बात करते हैं तो रेलवे के संबंधित रेलवे उपकरणों से संबंधित जो कारखाने हैं उनको हम 4 भागों में देखते हैं। इंजन कारखाना, कोच कारखाना, पटरियां कहाँ पे बनती हैं और इनके व्हील्स कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है येलहंका। आपने स्थान सुना होगा, क्यों सुना होगा? अभी आपने सुना होगा कि एरो इंडिया जो था उसका आयोजन किया गया था येलहंका में, और येलहंका जो एयरफोर्स स्टेशन है ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। बेंगलुरु में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसको बोलते हैं रेल व्हील फैक्ट्री, और इसने अभी हाल ही में 40 लाखवां पहिया बनाकर तैयार किया है। तो पहियों की एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री के रूप में आप RWF येलहंका या बेंगलुरु को याद कर सकते हैं। ये आपके कर्नाटक में देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं रेलवे के इंजन की, तो रेलवे के इंजन से संदर्भित 2 कारखाने आपको याद रखने हैं। एक है आपका चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, और दूसरा है DLW डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी, जिसको DLW बोलते हैं। ये वाराणसी में आपका देखने को मिलता है। कोच फैक्ट्री की यदि हम बात करें तो कोच फैक्ट्री आपको रायबरेली में देखने को मिल जाएंगी, आपको कपूरथला पंजाब में देखने को मिल जाएंगी। और यदि हम बात कर लेते हैं पटरियों की, तो पटरियां जो रेलवे की पटरियां बनाई जाती हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती हैं। तो रेल की पटरियां जो बनाई जाती हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसमें 4 से 5 जो प्रमुख कारखाने हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि जानकारी है कहाँ से संदर्भित हैं, किस क्षेत्र विशेष में हैं, तो आप आसानी से उनका नाम, उनकी स्थान को आप आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए तो अब एक एक करके जितना भी हमने देखा है उन चीज़ों को नोट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं उनको मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के बारे में कुछ पंक्तियाँ नोट करिए, उसके बाद फिर हम पुनः आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि विश्व में सबसे पहले सीमेंट उद्योग के अंतर्गत नोट कर रहे हैं, विश्व में सबसे पहले आधुनिक ढंग की सीमेंट का निर्माण, विश्व में सबसे पहले आधुनिक ढंग की सीमेंट का निर्माण, आधुनिक ढंग की सीमेंट का निर्माण वर्ष 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। वर्ष 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। इसलिए आज भी इसे पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे नोट करिएगा। देश में आधुनिक ढंग की सीमेंट बनाने का पहला कारखाना, देश में आधुनिक ढंग की सीमेंट बनाने का पहला कारखाना, भारत में या देश में आधुनिक ढंग की सीमेंट बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1904 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1904 में स्थापित किया गया था, जो असफल रहा था,
यदि स्पीड ज़्यादा हो, क्योंकि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो स्पीड को आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको दाहिने साइड में टॉप में यदि देख रहे होंगे 3 बटन दिख रही होंगी, उन पर क्लिक करके आप स्पीड को जो है कम कर सकते हैं, आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज आप रोक रोक कर चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट करिए, बाद में भारत में सीमेंट उद्योग से संबंधित सफल कारखाना, बाद में भारत में सीमेंट उद्योग से संबंधित सफल कारखाना वर्ष 1912 और 13 के दौरान, वर्ष 1912 और 13 के दौरान इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा, इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर स्थापित किया गया, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर स्थापित किया गया। बाद के वर्षों में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बाद के वर्षों में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड ब्रैकेट में एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड ब्रैकेट में एसीसी की स्थापना 1934 में की गई, की स्थापना 1934 में की गई। आगे नोट करिएगा, सीमेंट उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है, सीमेंट उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है जिसमें चूना पत्थर, जिप्सम तथा कोयला प्रमुख हैं, जिसमें चूना पत्थर, जिप्सम तथा कोयला प्रमुख हैं। इनकी ढुलाई पर आने वाले अधिक व्यय को बचाने के लिए, इनकी ढुलाई पर आने वाले अधिक व्यय को बचाने के लिए सीमेंट कारखाने प्रायः कच्चे माल के क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं, कच्चे माल के क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, भारत में विशेषकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में सीमेंट कारखाने देखने को मिलते हैं, आदि राज्यों में सीमेंट कारखाने देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमने देखा था रासायनिक उर्वरक उद्योग, तो अगली बात हम कर लेते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योगों की, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। रासायनिक उर्वरक उद्योग को नोट करना है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपका आता है, हम इसमें मूलभूत कुछ अंतर होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा उर्वरक और खाद, तो उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। उर्वरक को नोट करने से पहले उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं उर्वरक की, तो उर्वरक क्या है? उर्वरक एक प्रकार का अकार्बनिक लवण है, एक प्रकार का अकार्बनिक लवण है जो रासायनिक क्रिया से प्राप्त होता है। ये क्या है? एक अकार्बनिक लवण है जो रासायनिक क्रिया से प्राप्त होता है, उसको आप कहते हैं उर्वरक। खाद की यदि हम बात करें तो खाद एक, यदि हम देखें तो प्राकृतिक इकाई है। खाद जो है प्राकृतिक इकाई है, इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक गतिविधि नहीं होती। कार्बनिक एक प्रकार से यदि हम देखें तो यह जो है खाद, विशेषकर खाद की यदि हम बात करते हैं तो यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर, मानव अपशिष्ट तथा फलों की गोबर, मानव अपशिष्ट और पत्तियों से मिलकर बनता है, पत्तियों के सड़ने गलने से बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि खाद जो है एक प्रकार की
प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट तथा पत्तियों से आदि के सड़ने गलने से बनता है। तो ये किसी भी प्रकार का रासायनिक अवयव इसमें समाहित नहीं होता है। दूसरी बात कि जो उर्वरक होता है इसका जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रियों में होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि फैक्ट्रियां स्थापित हों। बिना फैक्ट्रियों की स्थापना के आप उर्वरकों को नहीं बना सकते हैं, उर्वरक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो खाद के लिए क्या होता है कि इसके लिए कोई फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है। इसके एक रिक्त स्थान में, या आप कह लीजिए आप इसको खेतों में भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई रिक्त स्थान है, छोटा सा भी है, वहाँ पे भी बना सकते हैं, अपने खेतों में भी आप बना सकते हैं। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है उसको हम समझ रहे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर आपको देखने को मिलता है वो है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। जो आपका उर्वरक होता है इससे जो है ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है मिट्टी को, जबकि जो खाद होता है इससे क्या है, मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होती है और उर्वरक से ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। खाद से होती है, क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक अवस्था में होता है और ये सड़ने गलने से तैयार होता है, जिसके कारण ह्यूमस की प्राप्ति इससे मिट्टी को होती है। और यदि हम देखें तो उर्वरक में पादप पोषण जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, ये तीन चीज़ें आपको उर्वरकों में देखने को मिलती हैं, जिनकी बात आप करते हो NPK के रूप में, कि ये तीन चीज़ें आपको उर्वरकों में देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम खाद की बात करते हैं तो खाद में क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं, इस प्रकार के जो आपके उत्पादक तत्व होते हैं, ये खाद में कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनाए रखनी है, लंबे समय तक आपको उस मिट्टी से फसल लेना है, तो निश्चित रूप से आपको खाद के विकल्प पर जाना चाहिए, उर्वरकों के विकल्प का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो उर्वरकों और खाद में क्या अंतर होता है ये आपने समझने का प्रयास किया है। आगे हम बात कर लेते हैं उर्वरक और खाद से संबंधित। जब हम बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि उर्वरक को दो, यदि हम देखें रसायन विज्ञान की भाषा में देखें तो आप उर्वरक को दो भागों में बांटते होंगे, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक भाग में बांटते होंगे। अब इसमें यदि हम देखें तो कार्बनिक में क्या चीज़ें आ जाती हैं। कार्बनिक में यदि हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक जो आपका है, ऑर्गेनिक में यदि हम बात करते हैं, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, दूसरा आपकी कैटेगरी हो जाता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, कार्बनिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो भी आप समझ सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कैटेगरी में यदि हम देखें तो किस प्रकार के तत्व आते हैं, तो ऑर्गेनिक जो कैटेगरी है इसमें आपके प्राकृतिक तत्व आ जाते हैं। और प्राकृतिक तत्वों की बात करें मतलब खाद की चर्चा जो होती है वो ऑर्गेनिक कैटेगरी में रखी जाती है। जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कैटेगरी की तो इसमें उर्वरकों को रखा जाता है और विशेषकर जो आप NPK आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपकी इन कार्बनिक या इन अकार्बनिक की तरीके से आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मूलभूत अंतर क्या है। ठीक है, कार्बनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने यदि इंटर में रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो कार्बनिक और अकार्बनिक दो चीज़ें आपने पढ़ी होगी, उसी चीज़ की चर्चा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए तो अभी नोट कर लेते हैं, रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित कुछ जानकारी नोट कर लेते हैं। जैसे वर्तमान समय में नोट करिए, रासायनिक उर्वरक उद्योग में नोट करिएगा, वर्तमान समय में आधुनिक कृषि के विकास का श्रेय, वर्तमान समय में आधुनिक कृषि के विकास का श्रेय रासायनिक उर्वरकों को जाता है। वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों को आधुनिक कृषि का श्रेय जाता है, या वर्तमान समय में आधुनिक कृषि का श्रेय रासायनिक उर्वरकों को जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो उत्पादन बढ़ा है और दूसरा भूमि की उर्वरता में भी वृद्धि हुई है, और दूसरा भूमि की उर्वरता में भी वृद्धि
हुई है। लेकिन यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो भूमि की जो उर्वरता है उस समाप्त भी होती है। और आप देख रहे होंगे मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण में उर्वरकों और कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो प्रमुख कारण माना जा रहा है। ठीक है, आगे नोट करिएगा। कृषि फसलें मिट्टी के खनिज तत्वों, कृषि फसलें मिट्टी के खनिज तत्वों तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लौह तत्वों को तीव्रता से ग्रहण करती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम व लौह तत्वों को तीव्रता से ग्रहण करती हैं। इसीलिए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर लगाया गया था। ठीक है। वर्ष 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना और 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल राज्य में खोला गया। ठीक है। अब नोट करिएगा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों के संयंत्र, जो हमारे रासायनिक उर्वरक से संबंधित संयंत्र हैं उनके बारे में हम नोट कर रहे हैं। तो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित संयंत्र हेडिंग डालिएगा और उसके नीचे नोट करिएगा भारतीय उर्वरक निगम। आपने नोट किया प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र और पहला आप नोट करोगे भारतीय उर्वरक निगम। ठीक है। और भारतीय उर्वरक निगम के अंतर्गत आप नोट करिएगा इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है। इसके अंतर्गत सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, तलचर, ट्रॉम्बे में कारखाने स्थापित किए गए। दूसरा नोट करिएगा हिंदुस्तान उर्वरक निगम। इसमें नोट करिएगा इस निगम के अंतर्गत स्थापित किए गए कारखानों में बरौनी, नामरूप,
हल्दिया शामिल हैं। बरौनी, रामरूप, हल्दिया शामिल हैं। बरौनी, नामरूप, हल्दिया शामिल हैं। ठीक है। अगला नोट करिएगा इफ़को। इफ़को के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम, जिसको आप इफ़को के नाम से जानते हैं, उसके बारे में नोट करिएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इसके अंतर्गत स्थापित इकाइयां गुजरात में कलोल तथा कच्छ, उत्तर प्रदेश में आंवला, स्थान है आंवला, उत्तर प्रदेश में आंवला तथा फूलपुर, उत्तर प्रदेश में आंवला तथा फूलपुर में हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसी में नोट कर लीजिएगा, आपको बता दिया है वो आपने पूर्व में सुना है, बैक करके नोट कर लीजिए क्या कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी है। अगला आप नोट करेंगे कागज़ उद्योग, क्योंकि कागज़ उद्योग के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो अगला आप नोट करेंगे कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग नोट करेंगे। चलिए, कागज़ उद्योग नोट करिए। कागज़ उद्योग में लिखिए, भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग के स्तर पर, भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग के स्तर पर, भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग के स्तर पर कागज़ का निर्माण किया जाता रहा है। कागज़ का निर्माण किया जाता रहा है, किंतु आधुनिक ढंग का पहला कागज़ कारखाना, किंतु आधुनिक ढंग का पहला कागज़ कारखाना वर्ष 1716 में टंकवार नामक स्थान पर, ट्रंकवार नामक स्थान पर स्थापित किया गया, जो सफल नहीं हो सका। आगे नोट करिएगा, कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना, कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना वर्ष 1879 में, वर्ष 1879 वर्ष 1879 में लखनऊ में लगाया गया, वर्ष 1879 में लखनऊ में लगाया गया, और वर्ष 1881 में, और वर्ष 1881 में टीटागढ़ में लगाया गया, वर्ष 1881 में टीटागढ़ में लगाया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों में भारत में, नोट करिएगा, भारत में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के रूप में, भारत में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के रूप में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश प्रमुख हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में नोट करिएगा, भारत में अखबारी कागज का पहला कारखाना, भारत में अखबारी कागज का पहला कारखाना वर्ष 1947 में, अखबारी कागज का पहला कारखाना
वर्ष 1947 में नेपानगर मध्य प्रदेश में, नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। इसमें नोट कर लीजिएगा। अखबारी कागज के केंद्र के रूप में, अखबारी कागज के केंद्र के रूप में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात प्रमुख हैं। ठीक है। अगला आपने पढ़ा था रेलवे उपकरण, तो नोट करिएगा रेलवे उपकरण, रेलवे उपकरण से संबंधित कारखाना, रेलवे उपकरण से संबंधित कारखाना नोट करिएगा। ठीक है। इसमें नोट करिए, भारत में रेलवे से संबंधित उपकरणों को बनाने भारत ने वर्तमान समय में, भारत ने वर्तमान समय में, भारत ने वर्तमान समय में रेलवे उपकरणों को बनाने में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। भारत ने वर्तमान समय में रेलवे उपकरणों को बनाने में आत्मनिर्भरता प्रदान कर ली है। भारत में रेल कोच, रेल इंजन, भारत में रेल कोच, रेल इंजन, भारत में रेल कोच, रेल इंजन, रेल के पहिए निर्यात के उद्देश्य से भी बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरत का जो था वो हमने पूरा कर लिया, तो हम जो बनाते हैं एक्सेस हो जाता है तो उसका हम अपने पड़ोसी देशों में निर्यात भी करते हैं। कहीं कहीं हम अपने द्विपक्षीय संबंधों के अंतर्गत मुफ्त में सहायता के रूप में भी हम देते हैं, जैसे अभी हमने श्रीलंका में दिया था, इससे पूर्व हमने बांग्लादेश को दिया है। ठीक है। तो इस तरह से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में भारत में रेल का इंजन, वर्तमान समय में भारत में रेल का इंजन चित्तरंजन लोको वर्क्स, चित्तरंजन लोको वर्क्स पश्चिम बंगाल, चित्तरंजन लोको वर्क्स पश्चिम बंगाल, और डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में बनाए जाते हैं, और डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे कोच से संबंधित कारखाना, इसके अतिरिक्त रेलवे कोच से संबंधित कारखाना भारत के उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पंजाब के कपूरथला, पंजाब के कपूरथला और तमिलनाडु के चेन्नई में, और तमिलनाडु के चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। जहाँ पे ट्रेन 18 का निर्माण हुआ था वो आपकी फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है। बनाए जाते हैं। रेल के पहिए से संबंधित कारखाना, रेल के पहिए से संबंधित कारखाना येलहंका बेंगलुरु, येलहंका बेंगलुरु में स्थापित है, जिसने हाल ही में 40 लाखवां पहिया बनाकर, जिसने हाल ही में 40 लाखवां पहिया बनाकर सुर्खियां बटोरी हैं, जिसने हाल ही में 40 लाखवां पहिया बनाकर सुर्खियां बटोरी हैं। भारत में रेल पटरियों के निर्माण की जिम्मेदारी, भारत में रेल पटरियों के निर्माण की जिम्मेदारी
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। भारत में रेल के पटरियों के निर्माण की जिम्मेदारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेलवे से संबंधित। अब हम बात करेंगे जलयान निर्माण उद्योग से संबंधित। जलयान निर्माण उद्योग से संबंधित, इसमें नोट करिएगा। जलयान निर्माण उद्योग में कुछ नाम नोट करने हैं और वो कहाँ पे हैं ये आपको नोट करना है। इसमें नोट करिएगा, भारत में जलयान निर्माण का पहला कारखाना, भारत में जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। वर्ष 1952 में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर, वर्ष 1952 में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डॉकयार्ड मुंबई, मझगांव डॉकयार्ड मुंबई प्रमुख हैं, प्रमुख हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं वायुयान उद्योग से संबंधित, तो जो हमारी प्रमुख इकाई है सार्वजनिक क्षेत्र की वो आपकी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम नोट करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में हम नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र होते क्या हैं। SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में नोट करेंगे। ये चर्चा आपकी अगली कक्षा में होगी। ठीक है, इसकी चर्चा आपके अगली कक्षा में की जाएगी। सेज की विशेष आर्थिक जोन की जो चर्चा है यह आपकी अगली कक्षा में होगी और उसी दौरान हम देख लेंगे सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क को भी देख लेंगे और सेज की जो संकल्पना है इसकी भी चर्चा हम वहीं पर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और उससे पहले, कक्षा समाप्त करने से पहले, आज जितना भी हमने पढ़ा है उससे संदर्भित कुछ मैप हैं वो हम देख लेते हैं, जिससे हमारी चीज़ें कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है भारत इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में। भारी इंजीनियरिंग जो उद्योग है उसके बारे में बात हो रही है। और भारी इंजीनियरिंग उद्योग की यदि हम बात करते हैं तो आधार माना जाता है, औद्योगिकरण का आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें मशीनरी से संबंधित उद्योग होते हैं। तो भारी मशीन जो उद्योग है हमारे, उसकी बात यदि हम करें तो सबसे ज़्यादा आप देखने को पाएंगे शुरुआत में श्रीनगर। श्रीनगर के बाद इसका जो संकेंद्रण आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, एक तो आपका ये क्षेत्र देखने को मिलता है जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें लुधियाना, पिंजौर, यमुनानगर, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद। इसके बाद यदि हम देखें राजस्थान में तो अजमेर और कोटा। और यदि हम आगे बात करते हैं तटीय क्षेत्रों में तो मुंबई में आपको देखने को मिलता है मुंबई, पुणे और सतारा। इसके बाद यदि हम देखें तो आपको यहाँ पे झारखंड में आपको देखने को मिलता है। झारखंड के साथ साथ यदि हम देखें तो आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। जैसे पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ बैगन्स हो गया, कोलकाता हो गया, हावड़ा हो गया। इसके बाद यदि हम झारखंड में देखें तो रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि
जो हमारे भारी उद्योग हैं इनका जो संकेंद्रण, जैसा कि हमने देखा कि चाहे आप बात कर लीजिए झारखंड उड़ीसा के क्षेत्रों की, चाहे आप बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए दिल्ली और विशेषकर आपका दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों की, मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात कर लीजिए, या दक्षिण भारत की बात कर लीजिए, तो भारी उद्योगों का जो है विशेषकर ये या तो तटीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, भारत के तटीय क्षेत्रों में, और यदि मध्य भाग में कहीं पर देखने को मिलते हैं तो ये आपका दिल्ली का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि भारत में भारी उद्योग की जो मशीनरी है, वो उद्योग हैं, वो कहाँ कहाँ पे आपके लगाए गए हैं, किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें उर्वरक संयंत्र, तो उर्वरक संयंत्र में आप देखोगे कि सबसे पहली बात आती है, यदि हम दक्षिण भारत से बात करें तो सबसे पहले केरल में अलवाई नामक स्थान पे देखने को मिलता है। इसके बाद मांड्या नामक स्थान पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटक में रानीपेट नामक स्थान तमिलनाडु में देखने को मिलता है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तेलंगाना में यदि हम देखें तो हैदराबाद कोटागुडम नामक स्थान देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो भिलाई कुम्हारी कोरबा नामक स्थान पे देखने को मिलता है। राउरकेला और तलचर नामक स्थान पर भी देखने को मिलता है उड़ीसा में। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो दुर्गापुर और कोलकाता में देखने को मिलता है। झारखंड में सिदरी बर्नपुर देखने को मिलता है। बिहार में बरौनी नामक स्थान पर देखने को मिलता है, और उत्तर प्रदेश में कानपुर और गोरखपुर, दो याद रखने हैं क्योंकि गोरखपुर का जो ये आपका रासायनिक उद्योग से संबंधित कारखाना था, उर्वरक से संबंधित कारखाना था, ये बंद पड़ा था, जिसको हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बाद यदि हम देखें तो गुजरात में बड़ोदरा, आमदा और धागरधरा में देखने को मिलता है। बीजापुर में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि उर्वरक से संबंधित जो महत्वपूर्ण कारखाने हैं, विशेषकर जो इनका प्रसार है या फैलाव है, आप कह लीजिए, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इन क्षेत्रों में इनका ज़्यादा संकेंद्रण देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें उर्वरक संयंत्रों के बाद, तो तेल शोधन संयंत्र, ये आपको नोट करना है। ये एक एक करके मैं नाम बता दे रहा हूँ, नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे तेल का शोधन किया जाता है। भारत के तेल शोधन संयंत्र हैं, जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे, इसको आपको नोट करना है स्वयं से कि तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे है, एक एक करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है भटिंडा आपको देखने को मिलता है पंजाब में। इसके बाद आपको हरियाणा में पानीपत में देखने को मिलता है, जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की मथुरा में देखने को मिलता है, और यदि हम राजस्थान की बात करें तो पंचभद्रा नामक स्थान पर देखने को मिलता है। और आप जानते होंगे कि 100 ऑक्टेन का जो पेट्रोल बनाया है वो मथुरा वाली फैक्ट्री ने बनाया है, मथुरा के तेल शोधन कारखाने ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए और मैंने बताया भी था। इसके बाद गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो वाडिनार और जामनगर में आपको तेल रिफाइनरी देखने को मिलती है। कोयाली में आपको तेल रिफाइनरी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के बीना में आपको रिफाइनरी देखने को मिलती है। यदि हम इसके आगे बढ़ जाते हैं बिहार में, तो आपको बरौनी में देखने को मिलती है। इसके बाद यदि हम देखें पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, उड़ीसा के पारादीप में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, तातीपाका में, इसके बाद तमिलनाडु में आपको मनाली में देखने को मिलती है, जो चेन्नई में है, और नागापट्टिनम में देखने को मिलती है। केरल के कोच्चि में, कर्नाटक के मैंगलुरु में, महाराष्ट्र या मुंबई की बात करें तो आपको ट्राम्बे और मुंबई, दो फैक्ट्रियां यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमारा जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपका असम का क्षेत्र है, जिनमें आपका डिगबोई आ जाता है, जो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। इसके बाद यदि हम देखें तो गोलाघाट, जिसको नुमालीगढ़ रिफाइनरी बोलते हैं, वो आपको असम में देखने को मिलती है। इसके बाद नून माटी आपको देखने को मिलती है असम में, और बोंगई गांव आपको असम में देखने को मिलती है। आपकी परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, इनका नाम देके पूछ लिया जाता है। जैसे बोंगई गांव रिफाइनरी कहां पे है, तो आपको याद रखना है असम। तो इसको इस तरह से आपको नोट करना है कि नाम नोट करिए और उससे संबंधित जो राज्य हैं उनके बारे में नोट करिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये मैप आपके सामने है, दिख रहा होगा स्पष्ट, मैंने बता भी दिया, एक दो बार चर्चा भी कर लिया कि किन क्षेत्रों में कौन सी रिफाइनरी है, तो इसको आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे सेज की बात हमने किया नहीं है, सेज की बात हम कल करेंगे।
तो सेज और आपके सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इसकी बात करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो कंपनियां हैं हमारी, उनको कई कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां। तो ये क्या होती हैं, इनकी क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसको हम कल की कक्षा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की जो कक्षा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आप लोग उत्तर लिखते हैं तो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर किया करें, निश्चित रूप से उसको चेक किया जाएगा। धन्यवाद।